यस बेटा, क्या बात मैंने आपसे कही, सेकेंड ईयर मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 की पहली दो सवाल से पहले जो मैं आपको छोटी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं स्लोप के हवाले से, वो सिर्फ स्लोप का फॉर्मूला और स्लोप की कंडीशन, दो बातें ऐसी आपने समझनी अभी स्लोप के अंदर जो इससे पहले आपने नहीं सीखी। ठीक है, नंबर वन, सबसे पहले देखिए बेटा, हम अभी तक किसके पास हैं, हम अभी तक 2 पॉइंट के डिस्टेंस को निकाल चुके हैं, 2 पॉइंट की मदद से मिड पॉइंट निकाल चुके हैं। बात को बड़ी गौर से समझना, क्योंकि देखो तुम्हारा चैप्टर 2 जो है ना वो पूरा लिंक करता है। ठीक है, और 1 में जो बातें पढ़ी हैं वो 2 में नहीं पढ़ी, थोड़ी सी पढ़ी है, लेकिन 2 में ज्यादातर नई बातें पढ़ी हैं, इंटरनल, सेंटर, सेंट्रॉइड, और 2.4 में भी और नई बातें आएंगी। कुछ बातें जरूर रिपीट हो सकती है, लेकिन सारी बातें रिपीट नहीं होंगी। तो इसलिए तमाम वो बच्चे जो कि अभी क्लासेस ले रहे हैं उनको 2.4 को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, खासतौर पर नए वाले बच्चों को। ठीक है, तो 2.4 में आज हमारा जिक्र किया जाएगा कि हम इन 2 पॉइंट की मदद से जब डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इन 2 पॉइंट की मदद से डिवीजन पॉइंट निकाल सकते हैं, इन 2 पॉइंट की मदद से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, तो इन 2 पॉइंट की मदद से स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो पहले तो पॉइंट का नाम हम वही रखते हैं जो कि आज तक रखते हुए आए। पहला पॉइंट क्या होता है, x1 y1, और दूसरा पॉइंट क्या होता है, x2 y2। अब आप बताइए, स्लोप को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से। स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। तो स्लोप का फॉर्मूला यहां पर क्या होगा बेटा, सिर्फ इन 2 पॉइंट की मदद से स्लोप कैसे निकाला जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। समझ में आ रही बात, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला किसका हो गया, स्लोप का। ये फॉर्मूला किसका हो गया, स्लोप का। सर क्या पॉसिबल है कि स्लोप जो हो वो किसी दो लाइनों के दरमियान भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप जरा सुनिए, ऐसी दो लाइनें जो पैरेलल हो। अब ये पहला कंडीशन और पहला लॉ समझ लें आप, स्लोप के हवाले से आपको पढ़ा। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये स्लोप 1 हो गया और ये स्लोप 2 हो गया। अब जब मैं पैरेलल लाइंस देख रहा हूं, पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे से टकरा नहीं सकती। तो जब मैं बात कर रहा हूं पैरेलल लाइंस की, तो पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा ये बात याद रखना बराबर होगा, m1 बराबर किसके, m2। और इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान किस लिहाज से? पहली बात तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि हमारे पास स्लोप कहलाता क्या है। स्लोप कहलाता है भाई पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप। स्लोप क्या चीज है भाई, आपने इंक्लाइन लाइन देखी होगी, इंक्लाइन प्लेन पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर फिजिक्स में। इंक्लाइन प्लेन पर अगर हम कोई भी चीज रख दें तो वो क्या हो जाएगी, स्लाइडिंग की वजह से कहां आ जाएगी, नीचे, और ग्रेविटी की वजह से वो कहां आ जाएगी, नीचे। उसकी जो फोर्स लगेगी वो कहां लगी होगी, ग्रेविटी की वजह से। वो स्लाइडिंग सरफेस होने की वजह से कहां आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। तो स्लोप पॉजिटिव होता है। कैसे पॉजिटिव पता चलता है, जब स्लोप पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बढ़ रहा हो, जब स्लोप पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बढ़ रहा हो। और जब स्लोप नेगेटिव एक्सिस की तरफ बढ़ रहा हो तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव स्लोप। लेकिन जब स्लोप कहां हो बेटा, जब स्लोप कहां हो, सेंटर हॉरिजॉन्टल हो, तो सेंटर हॉरिजॉन्टल क्या कहलाता है भाई, स्लोप जीरो कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लोप जीरो। ये वाला स्लोप कौन सा कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। और मैंने क्या कहा, अगर वर्टिकल लाइन बन जाए तो वो मैंने फीसटा की स्लाइड के बारे में बताया था कि अगर ऐसी स्लाइड आपके पास आ जाए फीसटा के अंदर और आप इसके अंदर बैठ जाए तो बेटा फीसटा की स्लाइड में इतना बड़ा स्लोप होगा, इनफाइनाइट स्लोप, कि आप सीधे ऊपर जाएंगे, वो आखिरी स्लाइड होगी आपकी लाइफ की। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको क्या बताया कि एक स्लोप पॉजिटिव है, एक स्लोप नेगेटिव है, एक स्लोप जीरो है और एक स्लोप इनफाइनाइट है। तो क्या सर हमेशा पैरेलल लाइंस जीरो स्लोप बताएंगी? देखो जरूरी नहीं है पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टली ऐसे गिवन हो, पैरेलल लाइंस का स्लोप ऐसे भी हो सकता है। याद रखा करें, जब हम किसी भी बेसिक स्टार्ट बता रहे हो तो बेटा पैरेलल लाइंस ऐसे भी हो सकती है। ये भी तो दो पैरेलल लाइंस है, एक लाइन 1 है और एक लाइन 2 है। अब इन दोनों के भी तो स्लोप होंगे, एक m1 होगा और एक, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। तो m1 किसके बराबर हो गया, m2। हमेशा याद रखना बेटा पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है। क्यों, आप दोनों की डायरेक्शन देखें, पॉजिटिव स्लोप है
और दोनों की एंगल डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये जब भी तो वो पैरेलल है, अगर ये थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो इसका मतलब ये आगे जाके किसी भी पॉइंट पे टकराने वाला है। लेकिन पैरेलल लाइन वो लाइन होती है बेटा जो कहीं पर भी आगे जाके नहीं टकरा सकती। पैरेलल लाइंस हमेशा एक उनके दरमियान का जो एंगल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो पैरेलल लाइंस के स्लोप हमेशा क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। m1 किसके बराबर होगा, m2। ये है पहली कंडीशन। लिख ले अपने पास कंडीशन नंबर 1, पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। हेडिंग डालिएगा स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, स्लोप की भी हेडिंग लिखिए, स्लोप की भी फॉर्मूला लिखिएगा पूरा कंप्लीट। अच्छा, जो नया टाइम टेबल आप सबको सेंड किया गया है, इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो आपकी क्लास होगी कि पहले आप केमिस्ट्री होगी देन आपकी मैथ्स होगी। जी तमाम बच्चे लिखे भाई। हेडिंग डालें स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस m1 is equal to m2, m1 is equal to m2। m1 is equal to m2, सही है। अब हेडिंग डालें स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस अच्छा भाई अब देख ले जरा, एक दफा फिर आइए बोर्ड पर, शाबाश। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में तो पता चल गया, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस हमेशा क्या होते हैं, स्लोप उनके बराबर होता है। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि वही दो स्लोप जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हो। देखो वही दो स्लोप क्या हो रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो। अब इंटरसेक्ट करते वक्त ये बात ध्यान में होनी चाहिए, जो इस चैप्टर का बेसिक है वो ये बता रहे हैं बेटा कि इंटरसेक्ट होते वक्त ये बात पता होनी चाहिए कि वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। चाहे वो ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा हो, चाहे में ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे हो, बट वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हो, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट हो रहे हो, कि वो दो लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर। तो जो एक लाइन है वो क्या कहलाएगा, m1, और सेकेंड लाइन क्या कहलाएगी, m2। ठीक है। अब ये जो m1 और m2 है, परपेंडिकुलर कंडीशन पर आपका जो स्लोप होता है बेटा, परपेंडिकुलर कंडीशन पर वो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसके बराबर होता है, -1 के। ये वो कंडीशन है जिसपे हमें अगर एक स्लोप मालूम हो तो हम दूसरा स्लोप निकाल सकते हैं। तो पैरेलल में क्या बताया आपको कि ये दोनों किसके बराबर है, इक्वल है, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, -1। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, -1। दो स्लोप है और दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, -1। तो ये हो गई परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन। इसको भी लिख ले अपने पास। जब भी बात आएगी इफ लाइंस आर इंटरसेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे से टकरा रहे हो परपेंडिकुलरली, तो आपके जहन में फौरी तौर पे बात क्या आनी चाहिए कि ये परपेंडिकुलर है। अच्छा अब जरा सुनना है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 के स्टार्ट के 4 क्वेश्चन, बल्कि 4 नहीं 5 क्वेश्चन, ये एक ऐसे क्वेश्चन थे जो सिर्फ बेसिक्स हैं। इनमें से पेपर में सिर्फ कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा सवाल आया है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 आया है सिर्फ। लेकिन इनमें जितनी भी बातें हैं वो सारी ऐसी बातें हैं जिसमें से आज आप 2-3 सवाल ऐसे कर लोगे जिसके बाकी पार्ट्स आपने करने होंगे। आसान वाले पार्ट्स है, मतलब ये आसान वाले क्वेश्चन है, इसलिए पेपर में ये एमसीक्यूज तो बना सकता है लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बना सकता। और एमसीक्यूज बनता है, इनमें से जरूर बनता है। चैप्टर में वो पार्ट बेटा जो पेपर में नहीं आता, वो पार्ट कहां आता है, एमसीक्यूज में आता है।
ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात लिखिए प्लॉट द फॉलोइंग कर्व्स। अब ये आपके सामने कर्व्स हैं, कर्व से पहले इक्वेशन मौजूद है, नोट कर रहे होंगे आप। पहली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 4। अब कभी भी हम लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना चाहते हैं, देखो आप प्लॉट करना पेपर में नहीं आता, पेपर में आपके प्लॉटिंग नहीं आती, वरना अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूं तो मुझे यहां प्लॉट करने के लिए क्या क्या चाहिए होंगे, एटलीस्ट मुझे 2 पॉइंट चाहिए होंगे, x1 y1 और x2 y2। और जब तक मेरे पास पॉइंट नहीं आएगा मैं अगली चीज निकाल ही नहीं सकता। तो इस प्लॉटिंग नहीं आती तो ये वाला सवाल जो है वो आपके लिए क्या है, बेकार है। ये वाला सवाल आपके लिए क्या हो गया बेटा, अनयूजुअल हो गया। ऐसी बात है, मैट्रिक में आप ग्राफ को समझ के आए हो, मैट्रिक में आप इस बात को समझ के आए हो कि कैसे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हो दो इक्वेशंस की मदद से, और कैसे आप जो है वो प्लॉटिंग करते हो। तो ये वाला सवाल जो है वो आपका अनयूजुअल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने करना है, आज ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देख लो क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय अलजेब्रा एंड द प्लॉट ऑफ द कर्व। दोबारा प्लॉट ऑफ द कर्व आ रहा है। अब इसमें देखो इंटरसेक्शन भी बोला, ऊपर वाले सवाल में से इन्होंने क्या बोला, क्या आपने क्या चाहिए, आपसे क्या बता दीजिए, आप बता दीजिए लाइन है। अब आपके सामने जो ऊपर वाली प्लॉटिंग है ना बेटा, प्लॉटिंग उस वक्त होती है जिस वक्त वैल्यूज गिवन होती है, और वैल्यूज नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय अलजेब्रा एंड देन प्लॉट द कर्व्स। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा और साथ साथ उसका क्या ड्रॉ करना होगा, प्लॉटिंग। अब प्लॉटिंग नहीं आती पेपर में। अब जरा देख लो इंटरसेक्शन पॉइंट का एक सवाल देख लीजिए, कैसे हम निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, ताकि इसके बाकी पार्ट में से आपको घर पे करने का चांस मिले। ये भी सवाल है, पहला सवाल है जो पेपर में नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसको इतना हल्का लें। बाज़ वक्त जब पेपर आसान आ रहा होता है ना, तो आसान चीज जीती जाती है और हमारे लिए वो मुश्किल हो जाती है। लेकिन क्यों मुश्किल होगा, है ही इतना आसान। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए और आपके पास बेटा दो इक्वेशन है, 4x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये रही, और 2x माइनस प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन हो गया। ठीक है जनाब। अब जरा बताइए जल्दी से, अगर मैं बात करूं आपके सामने 4x माइनस वाई प्लस 4, 2x प्लस वाई माइनस 1, तो मुझे दो इक्वेशन दे रहे हैं, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बेटा, याद करो ग्राफ में जिस जगह पर ज्यादा पॉइंट इंटरसेक्ट करते थे वो x, y एक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट था जो दोनों में कॉमन था, यानी फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड इक्वेशन में। तो बेटा आप यहां पर बहुत आसान सा काम करेंगे, आपको यहां वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है, आप यहां बहुत आसान काम करें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बहुत ही आसान वर्क है, वो ये कि बेटा मैं इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लूं। सिंप्लीफाई करने का तरीका ये कि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड करा दूं, क्या करा दूं, ऐड, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करा दूं तो 4x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जब मैं ऐड कराऊंगा बेटा y आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4x 2x मिलकर क्या होगा 6x, और 4 में से 1 चले गए, कितने बचेंगे 3 इज इक्वल टू 0। अब प्लस का 3 वहां जाकर क्या हो गया माइनस 6x बराबर हो गया माइनस 3, x की वैल्यू बराबर हो गई माइनस 3/6 1/2। ये x का कोऑर्डिनेट आ गया जो कि क्या आया 1/2। अब जब x आ गया बेटा तो y आ जाएगा। आप इक्वेशन 1 में पुट करें या आप इक्वेशन 1 में पुट करें या आप इक्वेशन 2 में पुट करें, आपका क्या आने वाला है, अब आपका निकल कर आ जाएगा y। तो बेटा आपको टेक्स्ट करने, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इन इक्वेशन 2 में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि y पॉजिटिव है, तो y निकलेगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा। तो माइनस 1/2 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या आपके पास बेटा माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस होकर बन गया -2, और -2 यहां से उठ के बेटा राइट हैंड साइड चले गया तो क्या बन गया +2, y इज इक्वल टू 2। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए वो कौन से आए बेटा आपके पास, इंटरसेक्शन पॉइंट एक -1/2 आया x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या आई 2, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, जहां पर दोनों लाइनें क्या होंगी, कट करेंगी।
यहां पर दोनों लाइनें क्या होंगी, टच करेंगी। तो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करने के दो मेथड है, या तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें। एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि कोई एक वेरिएबल आप कैंसिल कर रहे हो, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। और एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगला कोई एक सवाल आएगा जिसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दूंगा, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। कॉपी करें इसको, शाबाश। देखिए ये जो पार्ट 2 है, इसमें एक काम तो ये हो सकता है कि मैं इक्वेशन 1 से अगर x को अलग कर दूं, तो 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है और वहां जाकर क्या हो जाएगा, तो x को हम x की जगह पर पुट कर देंगे y² अपॉन 4, जिसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कि हमारे पास y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और y की क्वाड्रेटिक का मतलब होगा y की कितनी वैल्यूज निकल कर आएंगी, 2, और y की 2 वैल्यूज आ रही है, उसे बारी बारी आप किसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, x की। तो x भी 2 निकल जाएंगे। और तो ऐसा भी तो हो सकता है सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है तो आपके पास क्या निकल रहा है, अब आप उसको आके देखिए। दूसरा काम यहां पर ये हो सकता है कि मैं इधर से x को अलग कर दूं और वहां पुट कर दूं, तब भी क्वाड्रेटिक ही बननी है। तो सबसे आसान काम कर रहे हैं, टेकिंग इक्वेशन 2, जो आसान काम है वो बता रहे हैं, टेकिंग इक्वेशन 2 x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y को अलग कर देते हैं यहां से, y को अगर अलग करेंगे y वहां चला जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 3। ये 1 है, ये 2 हो गई, और ये वाली कौन सी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब जरा बताओ भाई जल्दी से, इस 3 को कहां सब्स्टिट्यूट कर दें। अब वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूट। तो मैंने कहा दो मेथड होते हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन वो मेथड होता है जहां पर x या y में x सब्ट्रैक्ट में एक जगह आप कैंसिल कर रहे हो। और एक मेथड कौन सा है, अब मैथ्स, अब आप इस काबिल हो चुके हैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट कि आपको सिर्फ वर्ड यूज करना होगा कि आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, दैट्स इट। एग्जामिनर को इस वर्ड से इसकी पहचान समझ में आ जाएगी कि भाई आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से करें चाहे आप एलिमिनेशन से करें, पर उससे क्या चाहिए, सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेशन से निकलने के बाद सिंप्लीफाई होना चाहिए, और सिंप्लीफाई होने के बाद क्या चीज निकल कर आनी चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपकी मर्जी है आपको भी। अब कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जो कि एलिमिनेट हो जाती है, कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जो कि इससे सॉल्व होती है। अच्छा, जो एलिमिनेट करने वाली इक्वेशन थी उसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि सारे सवाल सब्स्टिट्यूशन से हो लेकिन सारे सवाल एलिमिनेशन से ना हो, तो इसलिए जो सवाल सब्स्टिट्यूशन से भी यहां पर हो रहा है आपको वो भी करके दिखा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अब वर्डिंग यूज कर लें। जी बेटा, सबसे पहला काम, अगर मैं इस इक्वेशन 3 को कहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, 1 में, तो वर्डिंग क्या यूज करूंगा, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन 1। तो y² इज इक्वल टू 4x, ये आपके पास 1 है, और y की जगह हम लिख देंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 4x के। क्या खोलना चाहिए बेटा, फॉर्मूला a² प्लस 2 1 2x प्लस 1 1 1 इज इक्वल टू 4x। 4x को उठा के यहाँ पर लेकर आ जाइए बेटा, 2x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक की फॉर्म में सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक डायरेक्ट भी सॉल्व करना आती है आप लोगों को, कैलकुलेटर से आती है, जरा सॉल्व करके बताइए। हाँ, इसको बंद कर दो। हाँ, जी जल्दी से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें, शाबाश। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू +1। क्वाड्रेटिक के जरिए करना चाहें क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं, और अगर इसको आप किसी भी लिहाज सॉल्व करें, जरा जल्दी से साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो मुझे दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट बता देता हूं उसके। करने का तरीका आप सबको मैंने फर्स्ट ईयर में समझाया था, दोबारा अगर आप चाहे तो आप समझ सकते हैं। पहले मैं आपको ये वाला समझा दूं बेटा। क्वाड्रेटिक से हमारे पास x की वैल्यूज नॉर्मली निकलती कितनी है, 2, लेकिन यहां पर 1 क्यों निकल रही है, क्योंकि आपका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, 1 2 तो नहीं होते, किसी जगह पर आगे तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, मतलब इन शॉर्ट कि आपका इस तरह कोई और पॉइंट का इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। तो इन्होंने बोला कि किसी भी कर्व पर या किसी भी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, 1 होता है, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है।
अब आपने देखा कि जब मैंने इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया तो आपका रूट क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब ये हो गया 0 प्लस माइनस रूट खत्म हो गया, आपके पास क्या बचा 2 डिवाइड बाई 2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1। इस एक्स की वैल्यू को आगे कहां पुट करना है बेटा, इक्वेशन 3 में। तो किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2। कैलकुलेटर्स में डायरेक्ट करने का तरीका ये होता है बेटा, आपके पास अगर सारे फंक्शन वाला कैलकुलेटर है जो कि नॉर्मली मिल जाता है, पुराने जमाने का कैलकुलेटर नहीं चलेगा, आपको मॉड दबाना होगा, मॉड का सिंबल दबाएंगे, मॉड का सिंबल दबाने के बाद नंबर 5 पर इक्वेशन लिखा होगा, उस इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे। इक्वेशन के बाद नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेगा, तो नंबर 3 प्रेस करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये 3 नंबर प्रेस करने, 1 दबाया इज इक्वल टू -2 दबाया इज इक्वल टू 1 दबाया, तो आपके पास x की एक ही वैल्यू निकल रही है और वो 1 है। ठीक है, तो आप समझ जाएं जी बेटा, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या निकल रही है, आप उसको आगे निकाल दें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया बेटा, शाबाश। पॉइंट ऑफ क्या बोला मैंने, x इंटरसेप्ट क्या होता है भाई, वो लाइन जो x एक्सिस से कट करते हुए जा रही है, उस x एक्सिस से पॉइंट लेकर ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है x इंटरसेप्ट। और अगर लाइन y एक्सिस से कट करते हुए जा रही हो तो y एक्सिस से कट होने वाले पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, y इंटरसेप्ट। क्या कहलाता है, y इंटरसेप्ट। ये x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट। आपसे वो यही कह रहा है कि आप इंटरसेप्ट मालूम कर दें, सवाल को पढ़े, वो कह रहा है फाइंड द x एंड y इंटरसेप्ट। तो बहुत आसान काम है, जरा गौर से सुनिएगा। मैंने अभी पिछले सवाल जो कि अभी हमने 2.2 पढ़ी है, वहां पर ये लॉजिक आपको समझा चुका हूं कि जो पॉइंट बेटा x एक्सिस पर होता है वहां पर x की वैल्यू तो होती है लेकिन y की वैल्यू क्या होती है, और जो पॉइंट y एक्सिस पर होता है वहां पर y की वैल्यू तो होती है लेकिन x की वैल्यू क्या होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब मेरे पास सवाल में इक्वेशन मौजूद है और मुझे x इंटरसेप्ट चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं y की जगह 0 पुट करूंगा तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा, x की जगह 0 पुट करूंगा तो कुछ भी नहीं करना और इसके अलावा। लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए से आप x और y इंटरसेप्ट की कंडीशन को समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, पहला सवाल है आपके पास 3x - 5y is -15 is equal to 0। ठीक है, पहला मुझे क्या चाहिए बेटा, x इंटरसेप्ट। यहां मैं क्या लिखूंगा, x इंटरसेप्ट, तो बाकायदा मैं लिखूंगा पुट y is equal to 0। जब मैं x इंटरसेप्ट निकाल रहा हूं तो मैं y की जगह क्या पुट कर दूंगा, 0। तो y की जगह 0 पुट करूंगा, 3x - 5 0 - 15 is equal to 0। तो ये 3x बराबर हो गया -15, राइट हैंड साइड चले गया, क्या बन गया +15। 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो गया डिवाइड, 3 5 जा 15, x की वैल्यू आ गई 5। ये x इंटरसेप्ट है। अब आ जाओ y इंटरसेप्ट पर, तो y इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हैं, y इंटरसेप्ट का काम आसान हो गया भाई। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, जब y इंटरसेप्ट निकालोगे बेटा तो वहां पर x की जगह 0 पुट कर दोगे। ठीक है, मीटिंग कभी भी एंड हो सकती है तो इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0, -5y -15 इज इक्वल टू 0, -5y -15 इज इक्वल टू 0। तो 5y वहां भेज दो, -15 इज इक्वल टू 5y, और 5 3 का 15, y की वैल्यू -3, तो ये y इंटरसेप्ट आ गया, ये y इंटरसेप्ट आ गया। हाँ कह सकते हो, लेकिन आगे ये सवाल के पार्ट बनेगा। सही है बच्चों, यहाँ की पार्ट्स, इसके बाकी पार्ट मेरा 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के आप खुद कर लीजिएगा।